आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे 27 मार्च 2025 की सबसे बड़ी अपडेट, जहां पर एक बार फिर से कई दिनों के बाद राज्यसभा में जैसे ही भाषण देने के लिए पहुंची सोनिया गांधी दोस्तों, वैसे ही अमित शाह को लग गई मिर्ची। बताएंगे अमित शाह के बयान के बाद अब विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे विपक्ष करने जा रहा है बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ में एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता उतरे हैं मैदान में। सबने एक एक करके योगी सरकार पर उठाए हैं गंभीर सवाल दोस्तों। और बताएंगे एनडीए गठबंधन की चल रही थी एक और बैठक और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर कार्रवाई की गई है और बिहार में किस तरीके का रहा है चलो पटना आंदोलन और कौन कौन से बड़े नेता शामिल हुए हैं दोस्तों, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री के पोस्ट पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलते पकड़े जाने के बाद सीधे संसद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और मंत्री के पोस्ट से छुट्टी कर देनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन में सोनिया गांधी ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा दोस्तों। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी तबियत खराब रहती है और वैसे भी उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, जिसके कारण राजनीति में सोनिया गांधी काफी कम एक्टिव नजर आ रही है और खराब स्वास्थ्य के कारण संसद के अंदर भी नहीं आ पाती है दोस्तों। लेकिन बीते दिन जैसे ही सोनिया गांधी राज्यसभा में नजर आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक नया जोश देखने को मिला। पार्टी के लोग सोनिया गांधी का भाषण सुनने के लिए राज्यसभा में मौजूद रहे दोस्तों। इस दौरान सोनिया गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी है जिससे बीजेपी के नेता अमित शाह बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपना भाषण शुरू करते हुए मनरेगा से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी है दोस्तों। बजट के प्रावधान के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के द्वारा एक जो मुद्दा उठाया गया है जो अमित शाह के चिढ़ने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, यानी गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पैसे की यह स्कीम है, जिसमें 5,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है दोस्तों और अलग अलग किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि WHO ने रिपोर्ट दी है और इसमें बताया है कि मातृ वंदन योजना को भारत में लागू करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए बजट की जरूरत है, जबकि मोदी सरकार ने 2025-26 के अपने बजट में इस स्कीम के लिए मात्र 2,521 करोड़ रुपए रखे हैं दोस्तों। यानी कहां 12,000 करोड़ चाहिए, कहां पर केवल 2,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, यानी लगभग 1/4 से कम पैसे दिए जा रहे हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि हर 5 में से केवल एक गर्भवती महिला को मोदी सरकार की योजना का फायदा मिल रहा होगा दोस्तों। और वो भी आप लोग जानते हैं कि किस लेवल का करप्शन है भारत के अंदर और जिस तरीके से आयुष्मान भारत में लूट मची पड़ी है, सारी सरकारी योजना का यही हाल है दोस्तों। जैसे ही सोनिया गांधी ने बताया कि 5 में से केवल एक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा और वो भी तब मिल पाएगा जब उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होंगे, तो इसी बात से बुरी तरीके से चिढ़ गए अमित शाह। इसके बाद अमित शाह का भाषण देने का टाइम आया दोस्तों, तो अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण के दौरान बयान देते हुए सफेद झूठ बोल दिया दोस्तों। नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को लेकर आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के दौरान सोनिया गांधी के भाषण के बाद अमित शाह ने टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कांग्रेस के शासन में की गई थी, ये बयान देते हुए आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना पीएम मोदी और एनडीए के शासन के दौरान की गई। कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान केवल एक परिवार देश को नियंत्रण करता था, किसी का नाम लिए बगैर। अमित शाह ने दावा किया कि उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री राहत कोष का हिस्सा हुआ करते थे। यानी दोस्तों सोनिया गांधी का बिना नाम लिए हुए अमित शाह ने दावा कर दिया कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत यानी प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री राहत कोष आता है उसमें सोनिया गांधी हिस्सा हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने फैक्ट चेक किया, जैसा ही फैक्ट चेक किया वैसे ही अमित शाह एक बार फिर से झूठे साबित हुए हैं दोस्तों। ग्रुप पर किए गए फैक्ट चेक में साफ शब्दों में बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में सोनिया गांधी कहीं भी कभी भी दूर दूर तक नहीं थी दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जिसे पीएम राष्ट्रीय राहत कोष कहा जाता है, 1948 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। तब से इस राहत कोष से लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री केयर्स फंड जो मोदी ने कोरोना के टाइम में बनाया था, उसमें पैसा कहां से आ रहा है, किसको जा रहा है, इसका कुछ अता पता ही नहीं है दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री केयर्स फंड पूरी तरीके से फेल हो गया है। इसी बात से चिड़े हुए हैं अमित शाह और दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एनआरएफ फंड के अंदर सोनिया गांधी थी। जैसा ही ये दावा किया गया दोस्तों, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अचानक से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि मैं राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 188 के तहत गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर झूठे आरोप लगाने, आक्षेप लगाने को लेकर पत्र में लिखा है कि भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के पूर्व नियोजित इरादे से उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह का बयान पूरी तरीके से झूठा और अपमानजनक है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नए तरीके का विवाद जन्म गया है दोस्तों। आपको बता दें कि अब अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेष अधिकार के हनन का प्रस्ताव मंजूर करके तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। साथ योगी आदित्यनाथ की मुश्किल उत्तर प्रदेश के अंदर अचानक से बढ़ गई है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ही कारण यह है कि एक के बाद एक नेता अचानक
अचानक से ही योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। दोस्तों क्या मोदी और अमित शाह ने इन नेताओं को आगे कर दिया है ताकि योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर जयंत चौधरी यूपी सरकार की आलोचना करते हुए पुलिसिंग का ऑरवेलियन 1984 जैसा बिहेवियर बताने लगते हैं, यानी तानाशाही की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जहां पर यह आदेश जारी किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर नमाज पढ़ेगा तो फिर उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट भी कैंसिल किया जाएगा। अब योगी सरकार के इस फरमान की आलोचना करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि 1984 जैसी निगरानी और नियंत्रण की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, जहां लोगों की आवाज को दबाई जा रही है, यानी जिस तरीके की तानाशाही इस नोवेल में होती थी उसी तरीके की तानाशाही की जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों दूधराम जो सुभाषपा के विधायक है उन्होंने बताया कि योगी सरकार में 500 से 5000 रुपए भ्रष्टाचार चल रहा है। जो पहले काम 500 रुपए में हो जाता था, पैसा लेन देन के साथ हो जाता था, वो 5000 रुपए देने पड़ते हैं, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नंदकिशोर गुर्जर ने 21 मार्च को जोरदार बवाल किया था दोस्तों, योगी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता दिया था। इसके बाद बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने तो नेतृत्व परिवर्तन का आह्वान करते हुए केशव मौर्य को मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की हिदायत दे दी थी। दोस्तों इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता संजीव बालियान ने भी योगी सरकार की जमकर आलोचना की है दोस्तों। और शामली में बीजेपी के जिला मंत्री विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध करते हुए अखिलेश यादव के शासन की याद करवाई गई है दोस्तों, और कहा है कि शासन किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। जयंत चौधरी ने भी सवाल खड़ा किया था, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद अब बीजेपी के संगठन में ही आपस में फूट देखने को मिली है दोस्तों। आगरा के अंदर जीएस धर्मेश और बीजेपी के नेता राम बाबू हरित यानी विधायक और पूर्व मंत्री के बीच में जोरदार बवाल हो गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आंतरिक झगड़े, संगठन की अनदेखी, कानून व्यवस्था पर सवाल, पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, नेतृत्व परिवर्तन की मांग, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में वृद्धि और पुलिस के तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े चर्चा का मुद्दा बन चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने वाले गुट और ज्यादा हावी होने वाले और योगी आदित्यनाथ की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या ये अमित शाह के इशारे पर तो नहीं हो रहा दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राष्ट्रगान का अपमान करने वाले नीतीश बाबू को आखिरकार जोरदार तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के बेगूसराय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है दोस्तों। नीतीश कुमार को समन जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। देखते हैं क्या जवाब नीतीश कुमार देते हैं या फिर मुख्यमंत्री के पोस्ट पर होने के कारण मामले को टालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जुटाएगा। इसी के साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक काबिल नेता है, वे सभी विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। ये पहली बार नहीं हुआ है। स्पीकर ओम बिरला के ऊपर क्या प्रेशर है जो विपक्ष की आवाज को सदन में दबाया जा रहा है। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी एक काबिल वक्ता है और विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी पहुंचे हैं अपने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के आवास पर, जहां पर उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था दोस्तों। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी की उपस्थिति से पार्टी के कार्यकर्ता खासकर अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह एनर्जी देखने को मिल रही है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग आईटी सेल के लोग के अन्ना मल्लई को अपना हीरो समझते थे दोस्तों। बीजेपी को लग रहा था कि तमिलनाडु के अंदर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे करेंगे और तमिलनाडु के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब अमित शाह और मोदी जो तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अब एआईएडीएमके को साथ में लेकर चलने की बातें बोलने लगे हैं। इसके बाद एआईएडीएमके के नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे दोस्तों। इससे पता चल चुका है कि बीजेपी फिर से 19 से 20 सीटों पर तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि के अन्नामलई इफ्तार पार्टी में नजर आने लगे हैं दोस्तों। जिस इफ्तार पार्टी का बीजेपी के लोग बहिष्कार करते थे, आज उसी इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि तमिलनाडु में उनके बस की नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की दोस्तों। मोदी शाह की तैयारी तमिलनाडु में बुरी तरीके से फेल हो गई, तो अब इफ्तार पार्टी में बीजेपी के लोग नजर आने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ दिनों में यही भाजपा के लोग ईद मनाते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी की प्रदेश इकाई में व्याप्त आंतरिक गुटबाजी की समस्या के बीच पार्टी ने अपने 5 नेताओं को अनुशासनहीनता के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ये नेता आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक मंचों पर टिप्पणी कर रहे थे, जिससे पार्टी अनुशासन को नुकसान पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका इकाई के गुटबाजी और अनुशासनहीनता की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 5 नेताओं को नोटिस भेजा गया है दोस्तों। कुल मिलाकर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने वाले लोगों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब लगभग 48 सीढ़ियां दावा किया गया है कि हनी ट्रैप की निकल चुकी है, जिसके कारण कई सारे नेता चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार के ऊपर आरोप लगाया गया था। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। कर्नाटका के अंदर और भी ज्यादा फूट देखने को मिलेगी। साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेघना बोर्डीकर के खिलाफ विधान परिषद के अंदर विशेष अधिकार के हनन का प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक धीरज लिंगाड़े ने प्रस्ताव देते हुए बताया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि पीडीएस में मिलने वाले अन्न में गेहूं में भारी मात्रा में सेलेनियम मौजूद है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों के बाल झड़
उधड़ रहे हैं दोस्तों। इस समस्या को असली चुनौती मानने को तैयार नहीं है मंत्री जी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़काए। लोगों ने विधायक के विशेष अधिकार का हनन बताते हुए कहा कि प्रस्ताव आना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री को अगर ये नहीं पता कि पीडीएस के तहत जो गेहूं बांटा जा रहा है उसमें भारी मात्रा में सेलेनियम है, जिसके कारण लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी की नेत्री लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों के खाने से जुड़ा हुआ ये मामला है, इस पर जवाब तो उनको देना पड़ेगा, या फिर प्रिविलेज मोशन जो आने वाला है विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, उसके बाद जरूर कार्रवाई करवाई जाएगी इस मंत्री के खिलाफ। साथ साथ बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगी दल के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली के अंदर बैठक की है दोस्तों। इसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व और अन्य चुनावी तैयारियों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे दोस्तों। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल के आवास पर यह बैठक हुई है। जेडीयू के संजय झा भी मौजूद रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर अभी भी नीतीश कुमार को लेकर ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों। बीजेपी के लोग आनाकानी कर रहे हैं, मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं कि आलाकमान फैसला लेगा, आलाकमान फैसला लेगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और अटल सरकार में मंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटका के वर्तमान विधायक बासन गौड़ा पाटिल यत्नाल को पार्टी से बीजेपी को निष्कासित करना पड़ा है दोस्तों। यानी ऑपरेशन लोटस चलाने के चक्कर में बीजेपी को कर्नाटका में अपने पुराने दिग्गज नेता को सस्पेंड करना पड़ा। बीजेपी के लोग ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नाटका के वर्तमान विधायक बासन गौड़ा पाटिल यत्नाल बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हटाने की मुहिम चला रहे थे दोस्तों। और गुटबाजी और ज्यादा देखने को मिलेगी कर्नाटका राज्य के अंदर। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहे दोस्तों। कर्नाटका के अंदर अगर आप भी मानते हैं कि और भी अभी तो खेला होगा तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के बीड जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतीश को विशेष सुविधा देने के मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है दोस्तों। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के बीड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता सतीश स्थानीय विधायक सुरेश ढस के करीबी माने जाते हैं। उन्हें इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने क्रिकेट बैट से हमला करने का आरोप दर्ज कराया था। अब पूरे मामले पर आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जेल के बाहर जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए अपराधी नजर आ रहा था। इसके बाद वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई, तो उसके बाद जाकर अब बड़ी कार्रवाई की गई है दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहे दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर लोक निर्माण मंत्री परवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है जिसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी दोस्तों। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग और नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तथा कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित के खिलाफ 23 उम्मीदवारों के साथ मिलकर लिस्ट जारी कर दी गई है दोस्तों। याचिका एक व्यक्ति ने दायर की जिसमें दावा किया गया कि उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली सुनवाई 27 मई को रखी है दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइए। क्या कठोर कार्रवाई की जाएगी भाजपा के नेता के खिलाफ और क्या उसको पोस्ट से हटाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली का बजट पेश किया गया 2 दिन के लिए। बजट सत्र को और बढ़ा दिया गया है, अब 2 अप्रैल तक ये सत्र चलने वाला है दोस्तों। बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। यमुना को लेकर और शीश महल को एक टिकट के थ्रू देखने वाला टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया गया है और शिक्षा के बजट में कटौती बताई जा रही है दोस्तों। और हेल्थ सेक्टर में भी काफी कटौती की गई है बजट की, क्योंकि बीजेपी के लोग नए अस्पताल बनाने की जगह आयुष्मान कार्ड पर भरोसा करते हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुड़ा गया, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहे। इसी के साथ में जज साहब ने आईएएस अधिकारी से पूछा कि क्या है अमृतकाल। दरअसल दोस्तों एक जज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक आईएएस अधिकारी अमृतकाल बार बार बोल रहा था, यानी मोदी की सुनी बातें बार बार बोल रहा था। इस पर जज भड़क गए और कहने लगे कि क्या लगा रखा है अमृतकाल का क्या मतलब होता है? क्या ये स्वर्ग बनाने वाली बातें हैं? इस तरीके से और भी कई तंज कसे हैं दोस्तों जज साहब ने। ऐसा लग रहा है कि जज साहब को बार बार अमृतकाल बोलकर मामले से बचने की कोशिश कर रहा था अधिकारी, जिसके बाद जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमृतकाल का मतलब एक जुमला होता है, सफेद जुमला, जो नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को थमा दिया है कि जो भी कोई पूछे कि देश में विकास क्यों नहीं हो रहा तो बोलिए अमृतकाल चल रहा है, कोई पूछे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा तो बोलिए अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल बोलकर मुद्दे को भटकाते रहिए और 24 घंटे 7 दिन एक ही एजेंडे पर काम करना इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है दोस्तों। वहीं पर जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पुलिस ने छानबीन की है। 2 घंटे की तहकीकात के बाद पुलिस टीम रवाना हो गई है दोस्तों। जांच आयोग के निर्देश पर पहुंची है पुलिस। डीसीपी देवेश कुमार और उनके साथ में एसीपी भी मौजूद रहे हैं। पुलिस ने अपराध स्थल की वीडियोग्राफी की है और क्राइम सीन को पुलिस यानी दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर सही से कार्रवाई की जाएगी और यह पता किया जाएगा कि आखिर इतना पैसा जज साहब को किसने पहुंचाया है और कौन है वो जो अपने हिसाब से निर्णय दिलवाता है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सौगाते मोदी कार्यक्रम चलवाने पर मायावती की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि विशुद्ध रूप से राजनीति की जा रही है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विरोधी नीति को एक बार फिर से लोगों के सामने रखते हुए कहा कि ये केवल एक विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्ट राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव
को लेकर तमाम पार्टियों में अपने अपने तौर पर तैयारियां चल रही है। दोस्तों महागठबंधन के अंदर भी पार्टियों के बीच में तालमेल की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव में उतरने को है तैयार। वो कभी भी हाल में इस बार आरजेडी के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने कई अहम बड़ी बैठकें की है और महागठबंधन में हम सीएम फेस को लेकर चर्चा की जाएगी। दोस्तों ये पहले से तय है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया। इसका मतलब और बार्गेनिंग की जाएगी दोनों पार्टियों के द्वारा। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और कितनी सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन करने का फायदा मिलेगा? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर बिना किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जताएगा। साथ साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री चेहरा माने जाने पर तेजस्वी यादव की मुश्किलें अपने ही गठबंधन के लोगों ने बढ़ा रखी है। दोस्तों कृष्णा अल्लावरू ने भी इसी और संकेत दिए हैं। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से सब कुछ निकलकर सामने आएगा। साथ साथ दोस्तों गुजरात के साबरकांठा के जिला प्राथमिकी सामुदायिक केंद्र में 400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर नहीं लौटने के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों को बर्खास्त किया गया है। गुजरात में साबरकांठा में 400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया। उनकी जो मांग थी दोस्तों, वो मांग मानने की जगह बर्खास्त करके दबाव बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ग्रेड पे संशोधन करने के साथ साथ विभागीय परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर गांधीनगर में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल बुलाया गया था। ये कर्मचारी नोटिस जारी करने के बाद भी वापस काम पर नहीं गए थे। दोस्तों देखते हैं इस कार्रवाई के बाद क्या फैसला वापस लिया जाएगा या फिर बीजेपी की सरकार इस पर मजबूती से खड़ी रहेगी। हालांकि ऐसा नजर नहीं आता है, केवल डराने के लिए किया जा रहा है। और अगर बीजेपी डराने के सिवा अगर कोई बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करेगी तो फिर विपक्ष के लोग भी पूरी तरीके से तैयार है डॉक्टरों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारियों ने कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि सह प्रभारियों को बड़ी जिम्मेदारी हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दी गई है। प्रियंका गांधी ये मॉनिटर करती है कि पार्टी का विस्तार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कैसे नए जिला अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और जो प्रभारी हैं और जो उनके साथ में सह प्रभारी है उनका क्या परफॉर्मेंस है। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद वापस से अपने क्षेत्र में ये सारे नेता लौटने जा रहे हैं। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी के आला कमान और बिहार के कांग्रेस के नेताओं के बीच मंगलवार को मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान लालू यादव की आरजेडी की तरफ से सम्मान न दिए जाने का मामला भी सामने रखा गया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि पार्टी को आरजेडी के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बीजेपी से सामूहिक तौर पर लड़ने की जरूरत पर जोर देना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उम्मीद जताई है कि सहयोगी दल के साथ सीट बंटवारे का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन को सभी लेवल पर मजबूत करने का आग्रह किया है। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनेगा, ये बात तय हो गई है। अब सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा चलेगी वो इस बात से एडजस्ट होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर मैदान में उतरेंगे या फिर बिना माने। आपको क्या लगता है लिखकर जताएगा। और कन्हैया कुमार पप्पू यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों इफ्तार पार्टी का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक पुलिस चौकी में हो गया। जैसे ही पुलिस चौकी में ये इफ्तार का आयोजन करवाया गया दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ गया और उसके बाद लाइन हाजिर कर दिए गए दरोगा शैलेंद्र प्रताप, जिन्होंने रोजा इफ्तार की पार्टी दी थी। दोस्तों सवाल यह है कि अगर थाने और पुलिस स्टेशनों के अंदर और अन्य धार्मिक कार्य हो सकते हैं तो फिर आखिर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इफ्तार पार्टी से चिढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि राज्य में शराब की दुकानों पर एक के साथ एक फ्री ऑफर दिया जा रहा है, जिससे भारी भीड़ उमड़ रही है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकानों पर मारामारी चल रही है। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि कौन सी योजना के तहत ये एक के ऊपर एक फ्री दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों 31 मार्च तक पुराने स्टॉक को हटाने के लिए जो आदेश जारी किए गए उसके बाद से लगातार दो बोतलें बेची जा रही है। उत्तर प्रदेश से आने वाले वीडियो के बाद सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि मीडिया वाले इस पर कोई शो नहीं कर रहे दोस्तों। जब दिल्ली में एक पर एक फ्री मिल रहा था तो मीडिया वाले जमकर शो कर रहे थे। वहीं पर आप सांप को कितना दूध पिलाए वह आपको डसेगा ही। दरअसल दोस्तों ईद के त्योहार के मौके पर बीजेपी के लोग सौगाते मोदी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कुछ भाजपा के नेता है जिनको ये बातें पसंद नहीं आ रही है। इसी कड़ी में रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस अभियान को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सभी का साथ को लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि आप सांप को कितना भी दूध पिलाए वह आपको डसेगा ही। यानी मुस्लिम समाज के लोगों को सांप बोलकर संबोधित कर रहा है बीजेपी का नेता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सौगाते मोदी किट को लेकर एक बेहतरीन कदम बताते हुए जमकर तारीफ की है दोस्तों। कुल मिलाकर भाजपा के नेता के द्वारा एक और विवादित बयान, दूसरी ओर अन्य नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से मुस्लिमों को लेकर अपने एजेंडे पर कंफ्यूज हो गई है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में बिहार के दौरे से पहले लालू यादव के सांसद से मिले अमित शाह, बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है दोस्तों। दरअसल महागठबंधन के दोनों प्रमुख दल में समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। चुनावी तैयारियों का जायजा
लेने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक अमित शाह 29 मार्च को बिहार आ रहे हैं। बिहार आने से पहले उन्होंने लालू यादव की आरजेडी पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें काफी शेयर की जा रही है। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।